धक्का और दो करप्शन के सरदार को, एक धक्का और दो। वो मौलवी नवाज साहब, आप उस सोच की पैदाश हैं। हम लड़ रहे हैं जिस सोच के खिलाफ, इसी सोच ने मेरी बीवी की शहादत की है। जब मैं कहता हूँ कि मैं अपने दुश्मनों को जानता हूँ तो मैं इस सोच को पहचानता हूँ। आज उनका एक चोरी बचाने के लिए इत्तेहाद है, और जो पीटीआई का बयानिया था वो अल्हम्दुलिल्लाह आज साबित हो गया कि ये दोनों अंदर से एक हैं। जब सियासी जमातें बैठती हैं तो सियासी बातचीत भी होती है, मुल्की मामलात को डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपना जो है हम हिकमत भी बनाएंगे। मुल्की हालात आपके सामने हैं और रमजान का महीना है। पाकिस्तानी अवाम से ये मेरी गुजारिश है कि इस नियाजी के झूठ पर तवज्जो न दें। इसकी परेशानी नियाजी की जो है वो तो सामने दिख रही है, क्योंकि ये नाअहल है, निकम्मा है, बिल्कुल अकल से पैदल है। आज पाकिस्तान के दो लीडरान तजदीद अहद करने जा रहे हैं। जो चोर चोर के नारों से सियासी जलसों में फजा गूंजती रहती थी, आज उस नूरा कुश्ती का बिलाखिर इख्तिताम हुआ। इस मुल्क की मईशत को डुबो के जाने वाले उनके जिम्मेदारों का तयन होना अशद जरूरी है। जो सियासी जमातें इकट्ठी होके अफ्तारी के नाम पे शरपसंदी और शरंगेजी करने जा रही हैं, इंशाल्लाह इस अफ्तारी का स्वाब भी इमरान खान को मिलना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज मुल्क की सियासी तारीख का एक और अहम तरीन दिन है जहाँ पे एक नहीं बेशुमार यू टर्न्स लिए गए हैं। अभी आप खुद सुन रहे थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, बहुत पुरानी बात नहीं है, हार्डली 9-10 महीने पुरानी बात है, जिसमें वो कह रहे थे कि मोदी का यार है, करप्शन का सरदार है। आसिफ अली जरदारी साहब फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ एक मौलवी है और वो जो सोच है वो उसको मौलवी की सोच को पहचानते हैं, उस सोच को उन्होंने शिकस्त देनी है। मरियम नवाज साहिबा पूरी इलेक्शन कैंपेन करती रही कि जरदारी और इमरान भाई भाई, और ना सिर्फ खुद कहती रही बल्कि चुन चुन के नारे लगवाती रही। लेकिन आज क्या हुआ, आज सब ने मिलके यू टर्न ले लिया। तो कम से कम ये तो हुआ कि जिसको कहते थे कि यू टर्न का बादशाह, अब कम से कम शायद अगर थोड़ी सी भी जहन में चीजें होंगी और अपने यू टर्न याद रहेंगे तो ये बात नहीं करेंगे। बहरहाल आज ये हुआ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इफ्तार पार्टी रखी, इफ्तार की दावत दी उन्होंने तमाम अपोजिशन जमातों को, जिसमें डेफिनेटली सबसे बड़ी जमात PMLN और उसमें उनका वफ्द वहां पर आया, JUIF थी, उसमें ANP थी, उसमें जमात इस्लामी का वफ्द आया, सिराजुल हक साहब नहीं आए। जमात इस्लामी हमेशा विकेट के दोनों तरफ खेलती है। PTM BNP जो डॉक्टर जाजिद जमाल वाले थे वो थे, अख्तर मेंगल वाली ने उन्होंने माजरत की। बहरहाल ये तमाम जमातें उसमें शरीक थी और जो चीज़ें उसमें डिस्कस हुई कि कबल अज़ वक्त अगर इंतखाबात की बात हो तो उसका क्या आइडियल टाइम हो सकता है, हुकूमत के मुखालिफ जो तहरीक चलानी है हुकूमत के खिलाफ उसका आइडियल टाइम क्या हो सकता है। और जिस पे इत्तेफाक हो गया वो ये हुआ कि जो नैब है वो हमारे खिलाफ इंतखाबी कार्रवाइयाँ कर रहा है। बात कर लेते हैं जो हमारे पैनलिस्ट हैं, उनसे आपका तारुफ भी करा देती हूँ। सदाकत अली अब्बासी साहब MNA हैं, PTI की स्टूडियो में हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सदाकत अली अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सदीक अल फारूक साहब PMLN के सीनियर रहनुमा, अस्सलाम वालेकुम सदीक अल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा, अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। तो सदीक अल फारूक साहब, आप ज़रा पहले तो ये बताएं कि खैर ऐसी मुलाकातें होती रहती हैं, बीबी और नवाज शरीफ साहब की भी हुई थी, एक मिसाक जमहूरियत भी हुआ था और फिर बड़ा मुंह बना के जरदारी साहब ने एक जलसे में कहा था मिसाक जमहूरियत, कौन सा मिसाक जमहूरियत। तो सर ये इस बात पे तो आप मुत्तफिक होंगे कि ये बहुत सारे लोगों के यू टर्न्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नादिया मिर्ज़ा साहबा, आपने इब्तिदा में ही बातें दोनों दुरुस्त फरमाई हैं। मिसाल के तौर पर PTI सेनेट के इंतखाबात में इमरान खान साहब जी, मुझे क्लियर आ रही है आपको मेरी आवाज़। उसके बाद MQM जिनके खिलाफ उन्होंने जो मुहिम चलाई, फिर MQM उनके साथ बैठी हुई। सही बात है। फिर आप देख लीजिएगा कि PMLQ जिनके परवेज इलाही को उन्होंने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा, वो उनके साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। इसी तरह से और बहुत से मामला, हम और पीपल्स पार्टी कभी इस तरह रहे, कभी साथ रहे, यानी किसी मकसद में ताउन किया और कभी एक दूसरे के मुखालिफ हुए। मैं इससे एक बात अर्ज करूंगा आपको
क्योंकि मैं भी सीजन्ड वर्कर हूँ, लीडर तो क्या हमने बनना है, वर्कर हूँ मैं, सियासी वर्कर हूँ, तालिब इल्मों का नुमाइंदा रहा, लेबर लीडर रहा, वगैरह वगैरह, जर्नलिस्टों में भी कुछ ना कुछ करता रहा। मैं ये कहूँगा कि सियासी जमातों का जो किरदार पाकिस्तान में रहा है, किसी भी दूसरे ग्रुप से, गिरोह से, किसी भी से ज़्यादा बेहतर रहा है और पाकिस्तान के मफाद के लिए उन्होंने काम किया है। सियासी जमातों को एक दूसरे के ख़िलाफ़, कितने भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्यों ना मौक़े आएँ, इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि जैसे गोया एक दूसरे के दुश्मन हो। मैं अब भी यही समझता हूँ, चाहे वो गवादर पोर्ट का हासिल करना हो, चाहे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, चाहे वो सी पैक हो, चाहे और बहुत सी चीज़ें हों, उनमें आपको सियासी लीडरों का और सियासी जमातों का किरदार नजर आएगा। इसके मुकाबले में दूसरे लोगों ने नुकसान पहुंचाया। मैं समझी नहीं, मतलब आप किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि अगर सिंपल सी बात पूछ रही हूँ कि इस बात से मुत्तफिक है कि दोनों जो सब सारी शख्सियात वहाँ पे बैठी थी, बड़े बड़े यू टर्न्स लेकर बैठी हुई। मैंने जो बात की है, मैंने ये गुजारिश आपकी इस बात की तस्दीक की है कि इस तरह हुआ। चाहे वो पीटीआई के इमरान खान साहब जो कहते थे हम किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, उन्होंने सबके साथ मिलाए, और चाहे हम हों, ठीक है ना, तो मतलब आप लोग सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जो मैंने आखिर नहीं चट्टे बट्टे नहीं, मैंने ये कहा है, जरा मेरी वो बात भी सुने कि इससे हमें ये सबक लेना चाहिए कि सियासी जमातों को एक दूसरे के खिलाफ, अगर पहले नहीं मिले आपको माजरत के साथ, जो 2006 की बैठक थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की और बेनजीर भुट्टो साहिबा की, उसमें फिर आप लोगों का जो मिसाक जमहूरियत साइन हुआ था, वो साइन करने के बाद भी अगर सबक नहीं मिला, तारीख नहीं 2006 नहीं है, जरा उससे बहुत पहले की बात। चलिए आप उससे पहले की बात कर लें, मिसाक जमहूरियत तो हुआ था ना सर, जी जी, तो उससे भी सबक हासिल किया था। नहीं, मैं ये दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए थे कि इन्होंने साथ नहीं किया। पहले की बात है, नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जो अगली बात है कि हम सबको, मैंने इमरान खान साहब की बात भी आपके सामने रखी, मैंने अपनी बात भी सामने रखी, और साथ ये कहा कि ये वो हकायक हैं जिन्हें हम कैसे जुटला सकें, आपने भी स्क्रीन पर दिखा दिया। तो हमें इससे ये सबक सीखना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसे भी मुश्किल हालात एक दूसरे के हवाले से क्यों ना आए, इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। ठीक है जी बैरिस्टर आमिर साहब, कल तक जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फ्लोर ऑफ द हाउस कहते थे कदम बढ़ाओ वजीर आजम, हम बैरिस्टर आमिर को मेरी आवाज नहीं आ रही है। सदाकत अब्बासी साहब, ये तो खैर इस पे आप अपने हिसाब से जो भी कमेंट करना चाहें वो कर दें, लेकिन बहरहाल अगर, क्योंकि मैं ये समझ रही हूँ कि इनका जो एजेंडा था जिस पे ये लोग ज्यादा शोर कर रहे थे वो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, जो बिल्कुल जायज बात है, पाकिस्तान के अवाम शदीद महंगाई का शिकार, वो भी बिल्कुल इंतहाई जायज बात। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये दोनों जायज इनके मुतालबात हैं और जायज इनके रिजर्वेशंस हैं, तो इस पे हुकूमत अपना दिफा कैसे करेगी अगर अपोजिशन एक जबान हो जाती है कि जो इस वक्त हालात हैं उसकी जिम्मेदार आप हैं और आप लोग मुल्क को बेहतर डगर पे नहीं चला पा रहे। नादिया, बहुत शुक्रिया, आपने शुरू में जो इंट्रो में बताया कि ये कुछ 6-8 महीने पहले ये एक दूसरे को चोर और डाकू और पेट फाड़ना और मोदी का यार और गद्दार कहते थे, और करप्शन के सरदार और नासूर तक कहते थे, दरिंदा तक कहते थे। जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को कहा, आज अब्बू बचाओ मुहिम में दोनों को इकट्ठा होना पड़ गया। बहरहाल ये हकीकत है और लोगों के लिए मिसाल है कि हम कहते थे कि ये अंदर से एक हैं, जब इन पे हाथ पड़ेगा करप्शन का एहतसाब तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। तो आज कम से कम एक बात तो होगी, चलें वो कहते थे ना साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं, तो आज सामने आ गए। तो एक बात यह है कि पीपल्स पार्टी और नून का बयानिया, इनका तरीका वारदात बिल्कुल एक ही था। माजी में ये सिर्फ लोगों के सामने ड्रामे करते थे। ये ना भूलें कि यहाँ पे से पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन नहीं है, यहाँ पे तमाम अपोजिशन की जमातें हैं। तो बाकी देखें, बाकी ऑपोजिशन की जमातें इतनी मैटर नहीं करती, उन्होंने शायद एक दूसरे को इस तरह, मुझे तो डर था कहीं आज वो पेट फाड़ ही ना दे आज जाके, तो वो तो पेट भरना शुरू होगी एक दूसरे का। बहरहाल ये इनका किरदार है, ये इन्होंने आज पाकिस्तान को जिस जगह पे लेके आए हैं, इन दोनों के वालिद साहिबान की वजह से आज मुल्क में महंगाई है। आज जो करप्शन का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़े और एक दूसरे को साबित किया करप्ट,
सदाकत वो भी जरा जवाब दे 10 दें। महीने पीपल्स हो गए, पार्टी 10 महीने पीपल्स पार्टी अब तो आप पीटीआई लोग एमक्यूएम अपना वो भी जवाब कोई दे दें। पर्चा वर्चा बदल लें। 10 महीने हो गए सिर्फ यही बातें, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। मैं पूछना चाहती हूँ, आवाम पूछना चाहती है, 10 महीने में आपने क्या किया? बैरिस्टर आमिर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा जी, बैरिस्टर आमिर साहब, अब जरा मुझे ये बता दीजिए कि अब आप लोग तो इकट्ठे तो हो गए, लेकिन इस इकट्ठा होने का मकसद, क्योंकि इकट्ठे तो आप लोग पहले भी होते रहे, क्योंकि ये तमाम जो हमारे मुल्क में है, माजरत के साथ मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करी, तमाम की तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने सियासी मफादात, अपने जाती मफादात की सियासत करती हैं। जब सूट करता है तो इमरान और जरदारी भाई भाई हो जाते हैं, जब सूट करता है तो नवाज शरीफ जो है वो करप्शन के सरदार हो जाते हैं, और जब सूट करता है तो फिर उनके साथ जाके आप हाथ मिला लेते हैं। बहरहाल, क्या करेंगे आगे? कुछ क्या बातें आप लोगों ने तय कर ली हैं, क्या फाइनल कर ली है? हुकूमत को डराने जा रहे हैं, हुकूमत को हटाने जा रहे हैं, इमरान खान साहब को भगाने जा रहे हैं, क्या इरादा है? बहुत शुक्रिया नादिया साहिबा। समझ नहीं आती है कि इतनी थरथली ये नाजी राज को क्यों मच गई है। रमजान का महीना है, रमजान का महीना इत्तेहाद का पैगाम देता है, हर किस्म की तकसीम को खत्म करने का एक उसमें और यजानिकत का पैगाम है। इसमें लोग एक दूसरे के पास जाते हैं, इफ्तारियां करते हैं, सियासी मुखालफत सबसे कम सतह पे होती है। इवन आपके मजहब की भी मुखालफत है। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर साहब, अगर इतनी मोहब्बत और यगानत का महीना है तो फिर पीटीआई को भी दावत दे देंगे ना। ऐसे तो बुला ले। अच्छा नादिया साहब, मुझे मौका देंगी मुझे मौका तो देना, मेरी मौका। अच्छा, मैं वैसे सिफारिश करूंगा कि सदाकत अब्बासी को अगली इफ्तारी में बुलाएं। मैं जो बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था, मुझे अगर मौका दे, बात मैं कर रहा था, आपने उधर टोक दिया। ये है इत्तेहाद का महीना, इसमें हमने कोशिश की, हमने इत्तेहाद का पैगाम कब नहीं दिया? 1 साल हो गया मुल्क में इलेक्शन हुए, लेकिन इस इलेक्शन के बाद इत्तेहाद का पैगाम उस शख्स को देना था जो कायदे ऐवान बना और जो वजीर आजम बना। क्या उसने एक दफा भी इत्तेहाद का पैगाम दिया है? सिवाय नफरत के, तकसीम के, फसाद के, तकब्बुर के, और जिसकी डिक्शनरी में रूहानियत लफ्ज रूहानियत है और रूहानियत के साथ उसने जवाब दिया है। इतनी रूहानियत किसी शख्स के अंदर नहीं है जितनी उस नाजी राज का जो इस वक्त सरबराह है उसके अंदर है। हमने कोशिश की कि जब अपोजिशन नहीं चाहती थी कि वो पार्लियामेंट के अंदर जाए, पीपल्स पार्टी तमाम अपोजिशन जमातों को लेकर गई ताकि सिस्टम आगे बढ़े। हमारी क़यादत ने पार्लियामान के अंदर 12 जवाब दिया, 12 पेशकश की गवर्नमेंट को कि आए इकट्ठे पाकिस्तान के मसाइल को हल करें। इलेक्शन हो चुके हैं, 1 साल गुजर चुका है, अब इलेक्शन फेज से बाहर आ जाएं। अब लोगों को बताएं कि जमहूरियत डिलीवर करने का नाम है और हमें डिलीवर करना है। अब बात यह है कि अगर 31 साल का नहीं, मसला ये नहीं ना, ये चीज इतनी सिंपल नहीं है ना कि आपने इनको कहा कि आए सब साथ मिलके करें। इनकी पूरी के पूरी जो इलेक्शन कैंपेन थी, इनका पूरा के पूरा जो नैरेटिव था वो ये था कि आपने मुल्क को तबाह कर दिया, पीपल्स पार्टी ने मुल्क को तबाह कर दिया, पीएमएलएन ने मुल्क को तबाह कर दिया। तो अब जिसने तबाह कर दिया उसको ये अपने साथ कैसे बिठा सकते थे जो इनका नैरेटिव था? हमें तो हमें जो ताने दिए जाते हैं चोर डाकू के दिए जाते हैं, लेकिन जो पंजाब के सबसे बड़ा डाकू था वो किधर है? जो कातिल और दहशतगर्द था वो किधर है? वो किसके पहलू में बैठा है? देखिए ये वही है जिसको जरदारी साहब ने कातिल कहा था, कातिल लीग कहा था, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। कैसे आप लोग किसी को ताने दे सकते? जी नहीं, क्या हो गया? अब देखे ना, कातिल लीग जितना आपने टाइम उन्हें दिया, मैं फिर ये है कि आप अगर पॉइंट बिल्ड नहीं करने देंगी नादिया तो सच बात करें ना। इनको जो ताने दे रहे हैं वो सब आप लोगों की, मेरी बात तो सुन लें अब नादिया साहब, एक मौका दें मुझे 3-4 फिक्रे मुकम्मल कर लेने का, मेहरबानी आपकी। बात यह है कि सियासत तकसीम का और नफरत का पैगाम नहीं होता। गांधी जी और जिन्ना साहब मुखालिफ सियासत करते हैं लेकिन इकट्ठे भी बैठते हैं और इवन इकट्ठे हुकूमत भी बनाते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। देखिए ये कोई बात नहीं होती कि अगर आप मुखालिफिन हैं सियासत के अंदर तो आपने बैठना एक साथ नहीं है, आपकी कोई दुश्मनी है, आप कोई तोपें और बंदूकें लेके एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हो जाएंगे। ये इमरान खान, मेरी बात तो सुन ले अब नादिया, क्या इमरान खान ने हमें वोट नहीं दिए थे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एजाज हासिल है, हमारे वजीर आजम को पीएमएलएन ने वोट दिया हुआ है, पीएमएलक्यू ने दिया है, हर सियासी जमात ने हमारे उम्मीदवारों को वोट दिया है। हम इत्तेहाद करना जानते हैं, हम क़यादत करना जानते हैं, हम मुफाहमत करना जानते हैं। अच्छा, मैं आपके साथ हूँ,
تمام مخالفین ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, تمام سیاسی مخالفین ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. اگر صرف مقصد یہ تھا کہ نفرت کی سیاست نہیں ہے, صرف مخالفین ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں سیاسی مخالفین, تو سوال یہ ہے کہ اگر یہی صرف مسئلہ تھا تو پھر تو تمام سیاسی جماعتوں کو ہونا چاہیے تھا اس چیز سے بالا تر کہ وہ حکومت ہے یا اپوزیشن ہے. مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں, مزید اس پہ بات کرتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, میں آ جاتی ہوں کہ آج جو اجلاس ہوا اس پہ کیا باتیں ہوئی, جو خبریں پہنچی ہیں وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ اس پہ صدیق الفاروق صاحب کہ نیب کی کارروائیاں جو ہیں وہ انتقامی کارروائیاں ہیں, اس کو حکومت فوری الفور روکے. حکومت مخالف تحریک چلانے کے لیے اس بات ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ قبل اس وقت انتخابات کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا. اب اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیجئے, کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ حکومت فیل ہو چکی ہے, مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے؟ دیکھیے نادیہ, دو باتیں. جی, پہلے حکومت ناکام ہو چکی ہے تو میں کہوں گا کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے. وزیر اعظم کا حال یہ ہے کہ وہ کل 2, 3, 4 بجے جو بھی ہے وہ خطاب کرتے ہیں عوام سے جلسے میں, اور کہتے ہیں 2 نفل جو ہیں وہ پڑھنے کی بجائے کو اور لفظ استعمال کیا, اور وہاں کھدائی ہو رہی ہے تو وہ دعا کریں ہفتے میں گیس اتنی نکل آئے کہ جناب 50 سال. اور ساتھ جو ایڈوائزر ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ جناب وہ کام ہی بند ہو گیا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ڈالر کی قیمت گر جاتی ہے اور وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ جی میں نے تو ٹی وی پہ دیکھا ہے. اتنا بے خبر آدمی اس ملک کو کیسے لے کے چل سکتا ہے؟ تو حکومت ناکام ہے, وزیر اعظم ناکام ہے. اس کے بعد آپ آ جائیے اقتصادی معاملات پہ. اقتصادی معاملات میں انہوں نے پہلے جو یہ بار بار بات آتی ہے, مجھے ریپیٹ کرنے پہ افسوس ہوتا ہے, لیکن جو انہوں نے اوپننگ بیٹسمین اور جن پہ تکیہ تھا جناب ان کے زبردست قسم کے بالرز, وہ سارے ناکام ہو جاتے ہیں اور امپورٹڈ ٹیم کہیں سے آ جاتی ہے. پنجاب میں بھی جناب علی ایک ٹیکنوکریٹ لایا جاتا ہے وزیر خزانہ, یہاں بھی امپورٹڈ ٹیم آ جاتی ہے. بھائی آپ اگر ناکام نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ میں آیا تو ڈالروں کی بارش ہوگی. ڈالروں کی بارش کدھر گئی؟ آپ نے کہا تھا میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں 200 بلین ڈالر لے کے آؤں گا ملک میں. کہاں گئے آپ کا وہی چہیتا وزیر خزانہ؟ کہتا ہے یہ تو ایسے باتیں تھیں. اس لیے میں یہ کہوں گا, اور پھر سیاسی بنیادوں پر بیوروکریسی کی اکھاڑ پچھاڑ, 3 آئی جی کا ادھر کرنا ادھر کرنا. ایک بڑا منصوبہ پشاور میں میٹرو کا تھا, آج 6واں سال مکمل ہونے والا ہے. جب بھی انہوں نے شروع کی, ایک تو کاسٹ کہاں ہے اور ایک روز اس میں غلطیاں نکلتی ہیں. یہ ان کی ناکامی کی واضح دلیل ہے. عوام کی زندگی میں زہر گھل گیا ہے. ایک لمحہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مزید بے روزگار کر دیا ہے. 200 سے زیادہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ بند کر دیے ہیں. 40 لاکھ سے زیادہ لوگ مزید خط غربت سے نیچے گر گئے. تو ناکام ہے یہ حکومت. اب اس کا جواب دے دیجیے, یہ مت کہے گا کہ ساری ذمہ داری ان کی, جو انہوں نے کہا. اب آپ مجھے پہلے بھی آپ نے مجھے آدھی بات کر کے کاٹ دیا تھا. سب سے پہلی بات کہ آج جو افطاری پہ گئے تو ان سے پوچھے میاں نواز شریف درندہ ہے یا ختم ہو گیا؟ میاں نواز شریف کرپشن کا بادشاہ ہے کہ ختم ہو گیا؟ زرداری صاحب سے پوچھنا تھا ان کے بیٹے سے. اور وہ جو زرداری صاحب علی بابا 40 چور تھے وہ اب ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج حمزہ گئے تھے کہیں, ان کا پیٹ تو نہیں پھاڑنے لگے تھے جن کو کرپشن کا پاکستان کا پیسہ لوٹ کے چلے گئے تھے؟ یہ تو ساری باتیں تھیں. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ ابو بچاؤ مہم ادھر جواب پاکستان, میں آ رہا ہوں نا, سن لینا, میں اپنی بات اس کے پیچھے آپ نہیں چھپ سکتے. میں اس پہ بھی آتا ہوں. اس کے پیچھے نہیں. یہ کٹھے کیوں ہیں؟ ان دونوں, ایک کے ابو اندر چلے گئے ہیں کرپشن لوٹ مار کی وجہ سے, اور دوسرے کے ابو اندر جانے لگے ہیں. لہذا یہ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں حکومت کو. میاں نواز شریف صاحب جب تک ان کی ضمانت نہیں ہوئی, مریم صاحبہ چپ رہی کہ شاید کو ہمیں ڈیل مل جائے. جب ڈیل نہیں ملی آج وہ باہر آ گئی. اور اب آ جائیں معیشت پہ, ناکام آ جائے نا. انہوں نے جو چارج شیٹ دیا, میں اسی پہ آ رہا ہوں. ہاں پلیز. معیشت 4000 ارب اکٹھا ہوتا ہے ٹیکس. نواز شریف زرداری صاحب کے قرضے پہ 2000 ارب سود میں چلا جاتا ہے, باقی رہ گیا 2000. 1500 ارب جانا ہے فوج کو, باقی رہ گیا 500. 2500 ارب جانا ہے صوبوں کو, باقی رہ گیا -3000. اس کے علاوہ 1100 ارب جانا ہے ان کے پی آئی اے, ریلوے,
یعنی سارے ادارے پبلک کارپوریشن نقصان آپ کی بات میں نہیں بولا, بات کرنے دیں. یہ 4000 ارب روپے کا خسارے سے شروع ہوا. آپ پہلے کیوں بے خبر تھے؟ ہم بالکل بے خبر نہیں تھے. بے خبر تھے. ہم بے خبر اس طرح تھے. بے خبر ہوتے تو آپ پہلے آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے. دیکھیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ایک جملہ چھوٹا سا اپنے بھائی سے میں آپ کی بات درخواست کر دیں. آپ نے بہت اچھا کیا, ایک درخواست ہے, یہ بھی جواب میں شامل کر لیں. ہم نے 2000 ارب سے ٹیکس اکٹھا 3800 دگنا کر دیا, آپ نے تو پیچھے چلے گئے. اب سنیں یہ سارا کرنے کے بعد جو ان کی آپ کہہ رہی تھی نا کہ جو معیشت کی بات کر رہے تھے کہ اتنے قرضے اور اس خساروں کے بعد آج ہم آئے ہیں اور کیا رہا جی سارا جو ملک کا پیسہ نہیں آئے, ایک سال ہونے جا رہے ہیں والا ہے آپ کو. معیشت آپ نے کیا کیا اس دوران مجھے سے یہ ہم نے جتنے خسارے آپ نے ڈالر کو بڑھا دیا, آپ نے ڈالر بڑھنا تھا نا. جب نواز شریف صاحب کے دور میں پچھلے پورے 5 سال آپ نے مہنگائی کر دی, آپ نے گیس کے بل بڑھا دیے. ان کی باتوں کا بھی جواب دینا, آپ کا بھی دینا. پچھلے 5 سال ایکسپورٹ بڑھنے کی بجائے کم ہوتی گئی اور امپورٹ 35 ارب سے جا کے 62 ارب پہ چلی گئی. تو وہ جو خسارے ہیں انہوں نے آرٹیفیشلی رکھا. آپ کا سوال میں یاد آ گیا, آپ نے کہا آپ کو پتہ نہیں تھا. واقعی میں پتہ نہیں تھا. یہ تو جب حکومت میں آئے یہ تو سب انہوں نے فگر ہماری نائلی نہیں ہوتی ہیں, آپ لوگوں کی شرکت فگر فجنگ کی ہوئی تھی. اسحاق ڈار صاحب سارا برباد کر کے ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں, اور جتنا پیسہ تھا قرضے 6000 ارب سے 30000 ارب گئے. نواز شریف اور زرداری صاحب کے خاندانوں کو تیزی جاتی گئی. کرپشن ایک وجہ ہے, قرضے دوسری وجہ. کچھ نہیں پتا تھا تو آپ ایک قومی اسمبلی میں یہ دعویٰ آپ کے وزیر خزانہ جو تھے کرتے تھے کہ 45 ارب روپے کا لیٹر دیں گے پیٹرول. ہم نے اس 10 مہینوں میں کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ 30% کم کر دیا. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھائی آپ نے سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ روک دیے, سب کے سب ٹھپ پڑا ہوا ہے. اس کے بعد اگر آپ نے خسارہ کم کر دیا تو مجھے مینشن کریں کون سا, مجھے ایک ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ بتائیں جو مائنس ہوا, ایک کا نام لیں. سارے پروجیکٹ یہ صرف ایک انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا. ایک بتائیں مجھے کل رکھیں اسی بات پر ان کے ساتھ میرا پروگرام. اگلا بجٹ ہمارا آ رہا ہے, ابھی بتا دیں مجھے. نادیہ مرزا ان کے ساتھ کل پرسوں ترسوں پروگرام رکھیں. اب ذرا ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ دن کے سامنے رکھیں. میری بات چلیں, میری بات چیلنج کر رہا ہوں. 2300 ارب روپے کا خسارہ اگر ہم خسارے کم نہیں کریں گے تو ایسے ہی ملک میں کرائسس رہے گا. ہم نے جو بجٹ کا خسارہ ہے اس کو کم کرنا ہے. بیرسٹر صاحب معذرت, میں ایک بریک لے لوں تاکہ واپس آؤں تو پھر آپ کو موقع دے دوں, آپ کو پھر میں انٹرپٹ نہ کروں. تو ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے ذرا واپس آتے ہیں تو ذرا کنکریٹ بات اس پہ کر لیتے ہیں کہ نیب کی کاروائیاں انتقامی کاروائیاں ہیں. اب حکومت مخالف تحریک ہوگی تو اس کا مقصد پھر میں یہ پوچھنے کی کوشش کروں گی کہ کیا مکمل طور پہ یہ سوچ لیا ہے کہ اب اس حکومت کا خاتمہ کرنا ہے یا صرف ان کو بھی ڈرانے کی اور یہ پریشر بلڈ کرنے کی حکمت عملی ہے. مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسٹر عامر صاحب پوری چارج شیٹ تو صدیق الفاروق نے رکھ دی کہ انہوں نے یہ کیا یہ ان کی جواب نہیں آیا اور یہ ان کی ناکامیاں. اب آپ مجھے پلیز اگر ناکامیاں گنوانے سے بہتر ہے اب یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ حکومت گرانی ہے یا ان کو تھوڑا وقت دینا ہے سنبھلنے کا؟ دیکھیے, اپوزیشن کا کام کوئی حکومت گرانا نہیں ہوتا. آئین کے اندر حکومت کے جانے کے راستے موجود ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اور تمام اپوزیشن جماعتیں کوئی غیر آئینی لائحہ عمل اختیار نہیں کریں. بالکل ٹھیک کہا. ہم نے جب یہ کر رہے تھے, ہمارے ساتھ اپوزیشن میں تھی پی ٹی آئی اور انہوں نے لشکر کشی کی, پارلیمان پہ حملہ آور ہوئے, جو انہوں نے زبان استعمال کی, پارلیمان پہ لانتیں کی, اس وقت بھی اپوزیشن میں ہونے کے باوجود ہم ان کے خلاف کھڑے تھے. لیکن جب یہ واپس آئے اور پی ایم ایل انہیں نہیں لینا چاہتی تھی تو انہیں ہم نے واپس لیا. دیکھیے, پاکستان کو ہوش مندی کے ساتھ آگے چلانے کی ضرورت ہے. جب حکومتی لوگ ایسی زبانیں استعمال کریں اور شرم آتی ہے کہ وہ پھپے کٹنیوں والے, بی جمالوں والے تانے, وہ درندہ ہے, وہ فلانا ہے, اور کیسی لینگویج کسی کا ابو کو بچانے کی. ارے بھائی, کسی کا باپ ہو اور پھر وہ معتبر بھی ہو تو اسے بچانے کے لیے کوئی نکلتا ہے. کسی کا باپ نہ ہو یا وہ اپنے باپ سے اتنا شرمندہ ہو کہ نوٹیفکیشن کے ذریعے اس کا نام کٹوائے کہ میرے نام کے ساتھ نیازی نہ لکھو, اور ایک ڈسپنسری اپنے باپ کے نام پہ نہ بنائے, 3-4 ہاسپٹل ماں کے نام پہ بنا دے. تو اب کوئی باپ کے نام سے اتنا شرمندہ ہے
तो अब्बू फिर आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं बैरिस्टर साहब। यार मेरी समझ नहीं आता माजर, आप लोग पर्सनल अटैक क्यों करने लग जाते हैं? आप सियासी गुफ्तगू करें, सियासी लोग हैं, पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं रोका मेरी बात किसने सियासी एक बात मैं बैरिस्टर साहब से अर्ज करूंगा। बैरिस्टर साहब एक जुमला मेरा सुनो। कोई पर्सनल बात बैरिस्टर साहब, नादिया मैं बैरिस्टर साहब को एक जुमला अर्ज करूंगा, एक जुमला। वो ये है कि कल को पीटीआई ने भी हमारे साथ ही आना है, क्योंकि इनका हाल भी बुरा होने वाला है बहुत जल्दी। लिहाजा ऐसी बात ना करें कि कल ये हमारे साथ। हाँ जी, मेरी बात सुन लें। जी बैरिस्टर साहब। देखिए नादिया, मैंने बड़े बड़े सब्र से सुना है। जब आपकी गवर्नमेंट का वजीर आजम की ये लैंग्वेज हो, अब्बू बचाओ तहरीक, ये कोई अच्छी गुफ्तगू होती है? ये हुकूमत वाली गुफ्तगू होती है? देखिए, एक 30 साल के नौजवान ने सबको मुत्तहद करने का और 70 साल का जो मुअम्मर वजीर आजम है उसे समझ नहीं आई कि लोगों को इकट्ठा करना था। हमने अपनी हुकूमत में पार्लिमान के अंदर भी लोगों को इकट्ठा किया, हमेशा किया, और पार्लिमान से बाहर भी किया। अगर कोई अच्छा कदम उठाता है तो आज तो नादिया साहबा आपका सवाल हुकूमत से, इन नाकबत अंदेश नालायकों से, नाहलों से, फसाद के इख्तियारों से ये होना चाहिए था कि आप रमजान के महीने में कौम को मुत्तहिद क्यों नहीं करते? नहीं क्यों? भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत और अपोजिशन को मुत्तहिद क्यों करना था? इकट्ठे क्यों तो नेशनल गवर्नमेंट बन रही थी, हुकूमत और अपोजिशन को इकट्ठा क्यों करना था? देखिए तमाम अपोजिशन पार्टी तो इकट्ठी हो सकती है, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन कैसे इकट्ठी हो सकती है? मैं बड़ा हैरान हूं नादिया, जिस मुल्क के अंदर इकोनॉमी के जो हालात हैं वो आपके सामने हों, और क्या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर हो सकती है? जिधर पार्लिमान के अंदर पतली गली से वजीर आजम छुप के आता हो और छुप के निकल जाता हो, जो खुद कहता हो कि हर बुक को जवाब दूंगा और आता नहीं है, जिधर बिजनेस रुका हुआ है, अब मसला ये है कि आपने इनको इकट्ठा क्यों नहीं किया? गुफ्तगू मसला ये है कि आपने उनको अपने साथ क्यों नहीं बिठाया? आगे बढ़ाना है। आप मुझे जवाब देने दें। आपके खिलाफ तहरीक नहीं चला रहे होते वो। ये रमजान में एकदम से मोहब्बत पैदा होगी, जैसे रमजान जिंदगी में पहली दफा है। ये वही थे जो मैंने नहीं कहा, ये दरिंदा, ये जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को इस इलेक्शन में कहा, ये करप्शन का बादशाह उन्होंने कहा। अभी एकदम से बैठते रहे हैं दरमियान में, प्लीज 5 साल हमने इनके भी रोजे खुलवाए हैं, बड़े पीटीआई वालों के भी। इनकी जरा आप अपनी बात कर ले, दरमियान में चलते रहे हैं, दरमियान में फिर मुनासिब नहीं होगा। मेरी बात सुने, अब्बू बचाओ मुहिम कोई गाली नहीं है। दोनों के अब्बू, एक के अब्बू जेल में है माशाल्लाह, सजा याफ्ता है, और दूसरे के अब्बू जेल जाने लगे। और ये कोई अब्बू सबसे पहले करप्ट दरमियान में यार बात सुने, दरमियान में आप बोले अपनी बारी पे बात करें। आप पहले भी वैसे कर चुके हैं, गड़बड़ तो चलो अपनी बारी पे बोले। किसी ने मुसलसल बात नहीं करनी। नहीं ऐसे नहीं, अपनी बारी पे बोले, दरमियान में ना बोले। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें पता है कि पाकिस्तान को लूटने वाले ये टीटीज के जरिए, मुझे तो शक है जो आज जो ये आया ना अफ्तारी, ये भी किसी फेक अकाउंट से आई होगी। चेक करना पड़ेगा। बिलावल के तो खाने नाश्ते, उसके सच्चे के बकरे, वो सारे जाली। तो कहने की बात यह कि आज सारे फेक अकाउंट्स वाले, टीटीज वाले इकट्ठे हैं, उनका कोई मकसद पाकिस्तान को बनाना नहीं है। कौन सा नया, मुझे कौन सा नया फार्मूला 30 साल में इन्होंने क्या दिया है? सिर्फ कर्जे, लूटमार, करप्शन, बेईमानी, चोरी। आज 9 माह में 9 बिलियन डॉलर के एक करप्शन का इल्जाम 9 माह में इमरान खान ने। जी सर जी, करप्शन बाद में खुलती है। करप्शन ही है और क्या है? क्यों महंगाई है? करप्शन की वजह से। सवाल ये है इनके वापस करने अगर ये बात ये करते हैं कि इस वक्त मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है, तो क्या गलत? ये स्टेबिलिटी करने जा रहे हैं, ये तो अपना प्रेशराइज करना जा रहे हैं नैब के केस में। स्टेबिलिटी ये आप पार्लियामेंट में आए, बात आप नहीं जाते ना पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट में हमारे वज़ीर आज़म क्यों नहीं जाते? 3 दिन पहले एक महीने में एक दफा चले गए। वज़ीर आज़म के और भी तो काम है ना, महीने में 2 दफा। इसलिए गए कि हमने साथ दिया फाटा की सीटों के बारे में, आईनी तरमीम के लिए हमने साथ दिया, कौमी मकसद था। देखिए ये कर्जे 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 की बात करते हैं भाई, आप ही के मिनिस्टर हमाद अजहर ने पार्लियामेंट में ये बताया कि $35 बिलियन हमने कर्जा लिया, $32.5 बिलियन हमने अदा कर दिया। बिल्कुल गलत फैक्ट। एक मिनट यार, आप चेक करेंगे टोटल कर्जे बढ़ते हैं। दूसरी बात, टोटल कर्जे $38 अरब से $100 अरब हुए, और $6,000 अरब से
30,000 अरब हुए इनके 10 साल में। तभी तो मैशत बैठी है। भाईजान बैठे बैठे सर, आपने 9 महीने में नादिया हमें 9 महीने से बता रहे हैं। नादिया दो बार लिए नहीं तो हमने तो जो कर्जे लिए इनकी किस्तें देने के कितने लिए लिए? हमने 3,200 पूरा कर्जा लिया है। मैंने आपको बता दिया 3,200 साल का खाली 9,000 खसारा 4,000 अरब है। 9,060 960 3,200 अरब का अच्छा जी कर्जा मैं नौ छोड़- बिलियन- सुने जी इनकी बात सिर्फ इनके कर्जों की मैं किस्तें इनसे देनी। ये 9 अर्ज अरब 60 करूंगा करोड़। मैं ये अर्ज करूंगा कि इन्होंने जो कुछ कर्जा तो जितना लिया डॉलरों में वो तो लिया ना, बैठे बिठाए इस कौम पर कोई 30-35 अरब डॉलर बढ़ा दिए। अभी ये कोई जो अभी एक जो तरीका डॉलर गिरा बता है, दें आपका करंट अकाउंट का खसारा और डॉलर डेप्रिशिएट ना करे, वही इसहाक डार की इकोनॉमिक्स के डॉलर बेचो और अभी मुल्क अभी के इसको रिजर्व दो कम बातें मैं करूंगा, दो बातें। पहली बात तो ये है कि करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो तो होगा उस वक्त जब आप कारखाने लगा रहे हो, जब आप सी पैक बना रहे हो, जब आप 20 बिलियन डॉलर उस पर खर्च, एक लम्हा, जब आप बिजली जो आपके यहाँ 1 घंटे आती थी 1 जाती थी, जब आप उसके लिए 12,000 मेगावाट बिजली बनाओगे तो हाँ सर, पैसे क्या लेंगे। वक्त आ गया कि अब ये दूसरा- कर आखिरी जाए? आखिरी जवाब दे दीजिए मुझे लास्ट, मेरे पास प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, वक्त आ गया कि घर जल्दी जल्दी मैं ये कहूंगा सर कि क्या अगर- वक्त आ गया कि घर जाए? मैं ये कहता हूं इन्हें घर चले जाना चाहिए, लेकिन जो बात आमिर साहब ने की थी ना कि इन्हें इकट्ठा करना चाहिए, इन्हें अगर आप इकट्ठा देख- सुन ले, ये मेरी बाहर बात- निकलेंगे सुन। लोग इनको, मैं कहता हूं मैं गलत बात नहीं कर सकता, मेरी बात सुन ले। लोग इनको बुरा भला कहेंगे। मेरी बात मैं सुन वो ले। अल्फाज जो आप बोलना क्योंकि चाह रहे लोगों थे को वो मैं पता है समझ गई। कि देखो देखो कौन आया जिन्होंने मुल्क को डुबोया, वो आया। दो जुमले सुन ले। मैं चोर इन्हें ये कहना नहीं कहना चाह रहा। चाहिए था कि जनाब हम नाकाम हो गए, आप हमें ही बाहर से संभालें, टीमें आप ये ले- ये ले घर की चाबियां। ये नहीं कर सकते, हमें बाहर से टीमें भी मंगानी पड़ रही हैं, फिर भी नाकाम हो रहे हैं। आइए जिस तरह पहले आए शहबाज तो बोलने शरीफ वाले उनके और हवाले। बिलावल साहब ने लास्ट कहा कमेंट था दे दीजिए। कि हम आपके साथ बैरिस्टर आमिर साथ साहब, देना चाहते हैं, आप हमारे साथ हैं, हम नाकाम हो रहे ठीक हैं, है, मुल्क ठीक है। आपके साथ नादिया, है। जी सर। ये अब कहना ये चाहिए था। सब ये जितने हैं ऐसे नुमाइंदे हुकूमती, उन्हें अब अपनी जुबानों को जरा कंट्रोल में रखना चाहिए। कैसे रखें? और ये पहले भी सारे निकल के सारे इन्हें बाजार से भाड़े के लोग लाने पड़े हैं, क्योंकि पीटीआई के किसी शख्स की इतनी सियासी तरबियत नहीं थी कि वो हुकूमत कर सकता। तो इसलिए हम अब भी समझाते हैं कि हुकूमतें तदब्बुर के साथ होती हैं, तकब्बुर के साथ नहीं होती। हुकूमतें विजन के साथ होती हैं, हुकूमतें नालायकी के साथ नहीं होती। और मुल्क इत्तेहाद के साथ चलते हैं, मुल्क नफरत के साथ नहीं चलिए चलते ठीक है, हैं। thank you और very हम much, आज भी बैरिस्टर कहते हैं कि आमिर साहब। पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो इकट्ठे हों, अवाम के बड़ा मसाइल हल नालायक कोई नहीं है, करें। और अगर PTI से बड़ा। अपोजिशन पार्टीज इकट्ठी ना नालायक कैसे इकट्ठे होती होंगे? और अवाम सर, इनकी बहुत शुक्रिया, महंगाई के बैरिस्टर खिलाफ आमिर निकल साहब, आते सदीक हैं अल्फाज तो मुल्क बहुत में शुक्रिया। इंतशार पैदा हो जाता है। सदाकत अब्बासी साहब आपका भी शुक्रिया। यहाँ पे जो मुझे क्रक्स मिला है कि बातें तो सारी हैं, लेकिन फिर भी अभी टाइम देंगे। अगर की मुफाहमत की सियासत हो गई, अगर के एक छत के नीचे सारे मिलके बैठ गए तो फिर सही है, टाइम भी देंगे, मुल्क भी चलता रहेगा, ये हुकूमत भी चलती रहेगी। और अगर साथ नहीं बिठाया तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। प्रोग्राम से नादिया मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।